इंडिया में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोविज़न अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है और ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में मिलता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारत में राष्ट्रपति पर कैसे जो है महाभियोग लगाया जाता है या इसकी क्या प्रक्रिया है, उसको हम आइए देखते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो प्रोविज़न आर्टिकल 61 में मिलता है और किस बेसिस पे जो है प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, वो होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। लेकिन इस फ्रेज़ को डिफाइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं किया गया है कि किस प्रकार से जो है या किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है या प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगाया जाता है। और ये अडॉप्ट किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरी अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे जो है इंडिया में प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है या महाभियोग लगाया जाता है। अगर हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रक्रिया की बात करें तो इसको जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। स्टार्टेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के किसी भी जो है सदन के द्वारा इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा। दूसरे अगर हम इसकी प्रक्रिया के चरण को देखें तो जो चार्जेस हैं वो उस पर्टिकुलर सदन के, जिस सदन से ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, उसके 1/4 मेंबर आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप, वो जो है उस चार्जेस को, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के चार्ज को या जिस चार्ज पे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, उसको साइन करेंगे। आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। दैट हाउस का मतलब जिस सदन से, संसद के जिस सदन से राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, तो उस पर जो चार्जेस लगाए जाएंगे कि इस बेसिस पर जो है राष्ट्रपति की प्रक्रिया हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस चार्जेस को उस हाउस के टोटल मेंबरशिप के 1/4 मेंबर जो है उस चार्जेस को साइन करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद 14 days बिफोर
नोटिस। और प्रेसिडेंट को 14 दिन के पहले, यानी उस प्रक्रिया को स्टार्ट करने से के 14 दिन पहले जो है 14 डेज बिफोर जो प्रेसिडेंट को नोटिस भेजना मस्ट है कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। मस्ट बी टेंडर टू प्रेसिडेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने के 14 दिन पहले नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजी जाना आवश्यक है। इसके बाद अगर हम इस प्रक्रिया के 4th चरण की बात करें तो मेंबर ने साइन भी कर दिया, 1/4 मेंबर ने, नोटिस भी भेज दी गई। अब इसके बाद रेजोल्यूशन, जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई है ऑफ इम्पीचमेंट, मस्ट बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप। यानी उस सदन के सारे मेंबर में से, आउट ऑफ टोटल मेंबर्स जितने भी मेंबर हैं उनमें से 2/3 मेंबर के मेजॉरिटी के द्वारा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को पास करना भी ज़रूरी है। यानी कि पहले जो है क्या होगा कि किसी भी सदन से जो है उस प्रक्रिया को स्टार्ट की जाती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इसके बाद अगर जो चार्जेस प्रेसिडेंट पे लगाए गए हैं, जिस हाउस से इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, उस हाउस के 1/4 मेंबर आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप के द्वारा उस चार्जेस को साइन किया जाना चाहिए। इसके बाद 14 डेज बिफोर स्टार्टिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस अ नोटिस शुड बी टेंडर टू प्रेसिडेंट दैट इम्पीचमेंट प्रोसेस इज स्टार्टिंग बिफोर यू। आपके जो है खिलाफ या अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन उस हाउस में लाया गया उसको जो है 2/3 आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप के मेजॉरिटी से जो है उसको पास कराना मस्ट है। ये 2/3 जो है आप दिमाग में रखेंगे कि 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप। जितने भी हाउस की मेंबरशिप या स्ट्रेंथ है टोटल, उसमें से 2/3 मेंबर जो है उस रेजोल्यूशन को पास करने में के लिए चाहिए। इसके बाद चार्जेस को साइन करने के लिए कितने लोग चाहिए? 1/4 मेंबर आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब इसके बाद उस पर्टिकुलर हाउस से, एक हाउस से तो पास हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हाउस में जो है भेजा जाएगा उस चार्जेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। After passing resolution in one house, it sent to other house for the investigation of such charges. अब जो है, जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन एक हाउस से पास हो गया, अब वो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। दूसरा हाउस क्या करेगा कि वो जो है उस जो चार्जेस या जो रेजोल्यूशन
प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में पास किया गया उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करने का काम जो है सेकेंड हाउस करेगा। और इसमें एक बात यह है कि उस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट जो है खुद प्रेजेंट हो सकता है, और या तो जो है उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए उस इन्वेस्टिगेशन में प्रेजेंट हो सकता है। यानी प्रेसिडेंट हैव राइट टू अपीयर और रिप्रेजेंटेटेड in such investigation। यानी उस जांच प्रक्रिया में जो है या तो खुद प्रेसिडेंट अपीयर हो सकता है या किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकता है अपने लिए। ये जो है प्रेसिडेंट के पास राइट है इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब इसके बाद इस इम्पीचमेंट को अगर दूसरा हाउस जो है पास कर देता है 2/3 मेजॉरिटी से, तो उसी दिन से जो है राष्ट्रपति क्या माने जाते हैं, रिमूव्ड माने जाते हैं या इम्पीच्ड हो जाते हैं। सेकेंड हाउस आल्सो पास्ड सच रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 members out of total membership। अब इसके बाद सेकेंड हाउस भी पास करेगा 2/3 मेजॉरिटी के उसके अपने टोटल जो है मेंबरशिप के स्ट्रेंथ से। इसके बाद अगर ये हाउस जब पास कर देता सेकेंड हाउस उसी सेम चार्जेस के बिहाफ पे इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को, तो उसी दिन से जो है प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम हिज ऑफिस। अब इसके बाद आइए कुछ हम इसमें एट ए ग्लैंस जो है देख लेते हैं इस प्रोसेस को। ये तो रहा डिटेल प्रोसेस, अब इसको जो है हम एट ए ग्लैंस देख लेते हैं। यानी अगर हम एक निगाह में इसको देखें इस प्रोसेस को, तो किसी भी जो है हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है, चार्जेस 1/4 मेंबर साइन करना ज़रूरी है। इसके बाद 2/3 मेजॉरिटी, नेक्स्ट इसके बाद दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा, और दूसरा हाउस भी क्या करेगा, उसको पास्ट करेगा। और प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाएंगे। ये आपकी जो है एट ए ग्लैंस प्रक्रिया है। यानी कि पहले किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के किसी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या स्टार्ट किया जाएगा, उस हाउस के जो है 1/4 मेंबर द्वारा आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप मेंबर के द्वारा जो है ये चार्जेस
साइन किए जाएंगे, फिर इसके बाद 2/3 मेजोरिटी के द्वारा उसको पास किया जाएगा, फिर दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हाउस इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर इसके बाद 2/3 के मेजोरिटी के द्वारा वो सेकेंड हाउस भी पास कर देगा। अब जब सेकेंड हाउस पास कर देता है उस इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को, तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से क्या हो जाते हैं, उसी दिन से रिमूव्ड हो जाते हैं। अब आइए कुछ इसमें जो है फैक्ट देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हम पहले फैक्ट की बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ both house participate in process of impeachment. Other hand, but they not participate in election of president. यानी कि दोनों हाउस के जो नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर, नामांकित मनोनीत मेंबर जिसको कहते हैं सदस्य, वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में वोट करने के लिए पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं। दूसरे अगर हम जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली of states and Delhi and Pondicherry legislative assembly not participate in impeachment process. यानी इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया और दिल्ली और पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड या पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, जबकि ये जो है इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस को देखने के बाद आइए हम देखते हैं कि किस किस कारण से प्रेसिडेंट के ऑफिस या में रिक्तता या प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के पद की रिक्तता मानी जाती है। तो अगर पहले रीज़न की बात करें तो पहला रीज़न है आफ्टर एंड ऑफ टर्म ऑफ 5 ईयर। पहला रीज़न है जो वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस के लिए माना जाता है वो कि राष्ट्रपति का जो 5 साल का कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाता है तब। अब अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो न्यू जो राष्ट्रपति का इलेक्शन तो नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो
टर्म के ख़त्म होने के या एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म के पहले ही जो है बिफोर इलेक्शन करा लिया जाता है या नए जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाता है। अब अगर ऐसा नहीं हो पाता है, किसी कारणवश जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन विद इन एक्सपायरेशन डेट नहीं हो पाता है, तो जो करंट में उस समय प्रेसिडेंट रहता है उसके टर्म को क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। यानी उस जो करंटली वो प्रेसिडेंट वर्क करता है, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड किए रहता है, उसके जो है टर्म को क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो रीज़न होता है पद की रिक्तता का या वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, वो रिजाइनेशन, थर्ड जो होता है रीज़न वो डेथ होती है, यानी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट जो है अपने पद से रिज़ाइन कर देता है, और प्रेसिडेंट जो है रिजाइनेशन अपने पद से वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिजाइनेशन जो है लेटर टेंडर करके या दे के अपने पद से जो है रिज़ाइन कर सकता है। ये भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वो अपने पद से रिज़ाइन दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या किसी और भी कारण से, जैसे सीज टू होल्ड ऑफिस, यानी वो पद को ग्रहण करने से अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी वो पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। और इलेक्शन प्रोक्लेम्ड और डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर जो है उसके इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस बात पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि जो इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट था, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के इनकम्प्लीट होने के बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन को जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इस बेसिस पे कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाला इलेक्टोरल कॉलेज वो इनकम्प्लीट था। यानी कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका इलेक्शन अगर वाइड या अवैध घोषित कर दिया जाता है तो भी जो है प्रेसिडेंट की जो ऑफिस या पद होता है वो रिक्त माना जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन दे देता है या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट कहीं चला जाता है या किसी भी कारण से जो है प्रेसिडेंट अपने जो है फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए जो है उपलब्ध नहीं है, तो उसके फंक्शंस को कौन डिस्चार्ज करेगा या उसके स्थान पर प्रेसिडेंट का एज ए प्रेसिडेंट कौन वर्क करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। ऐसा प्रावधान जो है वो आर्टिकल 65 में कि प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में उसके फंक्शन को कौन डिस्चार्ज करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। अब ये अनुपस्थिति कैसे मानी जा सकती है, मान लीजिए जो है किसी कारणवश प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में नहीं है, कहीं गए हुए हैं, या किसी कारणवश जैसे या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है या उनकी डेथ हो गई है या इलनेस है, वो बीमार हैं, तो ऐसे वक्त में जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क करेंगे, जिसका प्रावधान आर्टिकल 65 में है। अब अगर
वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारण जो है वो उपलब्ध नहीं है या उनका पद जो है रिक्त है। तो कौन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए वर्क करेगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के एब्सेंसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंस है किसी भी कारणवश, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जो जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज, वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क करेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शन को डिस्चार्ज करते समय जितने सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी, इमॉलमेंट्स, अलाउंसेस प्रेसिडेंट को मिलते हैं, वो सारे जो है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं, या CJI कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी सारे प्रिविलेजेस, इम्यूनिटी, अलाउंसेस, इमॉलमेंट्स सब जो प्रेसिडेंट को मिलते थे वो सब इनको मिलेंगे। entertained by such vice president, CJI और सीनियर मोस्ट जज, यानी कि जो भी सैलरी, अलाउंसेस या पावर या इम्यूनिटी या प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट का होता है, सारे जो है, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो अगर उनका वर्क वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रहे हैं, अगर CJI कर रहे हैं या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, तो सारी सुविधाओं का लाभ वो जो है उठाएंगे। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की जो डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देता है या रिमूव, इम्पीचमेंट उसका हो जाता है, तो इलेक्शन जो है विदिन 6 मंथ आफ्टर द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बाद के 6 मंथ के भीतर दोबारा जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। If office falls vacant due to removal, death or resignation or any other reason, causes, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी कारण से, चाहे वो रिमूवल हो, इम्पीचमेंट से हटा दिया गया हो, या उसकी डेथ हो गई हो, या उसने रिज़ाइन दे दिया हो, या उसके इलेक्शन को ही जो है अवैध घोषित कर दिया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या किसी अन्य कारण से, तो न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन should be within 6 months।
फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंट, यानी कि जब से जो है प्रेसिडेंट का पद खाली है उससे उस डेट से विदिन 6 मंथ नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। दूसरी बात, एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, जो उसके ऑफिस का टर्म होगा, वो ये नहीं होगा कि जितना बाकी था पहले वाले प्रेसिडेंट का उतना साल ही जो है उसका टर्म या कार्यकाल होगा। जो नया राष्ट्रपति इलेक्ट किया जाएगा फिर से उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 ईयर का होगा। यानी कि कोई भी नया राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बाद चुना जाता है तो उसका जो कार्यकाल होता है वो बाकी वर्षों के लिए नहीं होता है, उसका कार्य फिर से जो है पूर्ण 5 वर्षों के लिए होता है। यानी कि नए जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा। ऐसा नहीं कि जो बचे हुए साल थे उस पहले प्रेसिडेंट के कार्यकाल के उतने ही साल तक जो है ये नए प्रेसिडेंट का कार्यकाल होगा, ऐसा नहीं है। अगर नए प्रेसिडेंट को चुना जाता है तो वो प्रेसिडेंट फिर से 5 सालों के लिए जो है भारत का राष्ट्रपति होगा। अब तो इस तरह से ये आपका जो है प्रेसिडेंट के पद की रिक्तता थी।